भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि प्रशांत किशोर को इतना समय मिले कि वो अपने को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सके, क्योंकि प्रशांत किशोर के प्रति जो वहाँ की सवर्ण जातियाँ हैं उनका भी एक रुझान है और इसके अलावा जो एंटी बीजेपी वोट है उसका भी रुझान है। कोई चमत्कार हो जाए तो हाँ, वही चमत्कार ही हरा सकता है बीजेपी को। बांकीपुर में विकास पे चुनाव लड़ा जा रहा है क्या? देखिए, विकास अभी तक तो क्या है, अभी तक ये लोग कहने की भी स्थिति में है। अगर एक भी बारिश हो गई तो सारे विकास की पोल खुल जाएगी। बिहार में पटना बांकीपुर का उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है। ये कई स्तरों पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा मैदान में हैं, जिनके पीछे पूरी पार्टी खड़ी दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। भाजपा ने अपने बड़े नेताओं को प्रचार में उतार दिया है। साफ है कि पार्टी इस सीट को इज्जत का सवाल मान रही है। प्रशांत किशोर इसे अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता और जनसुराज की ताकत की पहली बड़ी परीक्षा के तौर पर पेश कर रहे हैं। बांकीपुर पारंपरिक रूप से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी समीकरण बेहद अलग हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर ने स्थानीय मुद्दों और अपने जनसंपर्क अभियानों के जरिए भाजपा को चुनौती दी है। भाजपा संगठन, कैडर और वोटों के संभावित बिखराव के भरोसे मैदान में है। आज इसी रोचक विषय, रोचक सीट और रोचक राज्य, उस पर बात करेंगे कि 2000 क्या ये चुनाव अभी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले का एक राज्य और देश के लेवल पे भाजपा के लिए रेफरेंडम माना जाएगा क्या? क्या ऐसे कोई आसार हैं? हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हैं, जो बिहार की पॉलिटिक्स और देश की पॉलिटिक्स पर खासा तवज्जो पेश करते हैं, उस पर दखल रखते हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है अजीत जी। धन्यवाद पवन जी। बांकीपुर उपचुनाव एक छोटा मोटा चुनाव कायदे से हो, उसके साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, एक और सीट पे चुनाव हो रहा है, पर पूरी पार्टी भाजपा की नज़र उसी सीट पे है। मतलब ऐसा क्या बांकीपुर सीट में है जो कि देश, पार्टी, विपक्ष सब वहीं नज़र गड़ाए हुए है? देखिए, इस सवाल आपने कहा कि ऐसा क्या है उस सीट में, उसको दो तीन चीज़ों से समझना होगा। जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में और गुजरात में भी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। बिहार में बांकीपुर, मध्य प्रदेश में दतिया और गुजरात में मंजलपुर, ये 3 सीटों के बाई इलेक्शंस हैं। तो पहला आपका जवाब मिलेगा, आपके सवाल का जवाब इसी में है कि इन्हीं 3 सीटों का क्यों जी, सिर्फ इन 3 सीटों का चुनाव क्यों हो रहा है? पश्चिम बंगाल में 2 सीटें खाली हैं, मुख्यमंत्री की सीट खाली है। मुख्यमंत्री नंदीग्राम और भवानीपुर से जीते थे शुभेंदु अधिकारी, तो नंदीग्राम सीट छोड़ी है उन्होंने। और हुमायूं कबीर 2 सीट से जीते थे, उन्होंने भी 1 सीट छोड़ी है। और ये भी मई की बात है, मई में ये दोनों सीटें खाली हो गई जी। इसी तरह से तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ने सीट छोड़ी है, 2 सीटों पर जीते थे विजय, उन्होंने 1 सीट छोड़ी है। और उसके अलावा 6 और सीटों पर इस्तीफा हुआ है अन्ना डीएमके के विधायकों का, तो वहाँ क्यों नहीं बाई इलेक्शंस हो रहे हैं? तो बंगाल में या तमिलनाडु में या एक आध जगह और बाई इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। बिहार, ये चूंकि ये इलेक्शन कराना था जरूरी बांकीपुर का, इसलिए उसके साथ 2 और चुनाव जोड़े गए। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि इस चुनाव को आनन फानन में इसकी घोषणा कराई गई, और वो इसलिए कराई गई क्योंकि प्रशांत किशोर ने तैयारियां शुरू कर दी थी। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि प्रशांत किशोर को इतना समय मिले कि वो अपने को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सके बांकीपुर में प्री पोल प्रिपरेशंस में। तो इसलिए ये चुनाव की घोषणा हुई है, जल्दी चुनाव की घोषणा हुई है, बाकी राज्यों से अलग करके, और उसके साथ 2 और जोड़ दी गई सीटें। वो इसका ढकने के लिए, हाँ, ढकने के लिए कि लोग सिर्फ बांकीपुर करेंगे तो कैसे चलेगा, तो 2 और कर देते हैं। तो ये बांकीपुर का महत्व है। और वो महत्व इसलिए है, पहला महत्व तो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनकी पारंपरिक सीट है, उनकी या उनके परिवार की पारंपरिक सीट है। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा इस सीट से 4 बार जीते, 1995 से 2005 तक 4 चुनाव जीते, और फिर 2006 से लगातार 5 चुनाव नितिन नवीन जीते हैं। तो ये उनकी पारंपरिक सीट है, इसलिए महत्वपूर्ण है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, तो उनकी सीट है, इस नाते महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्व ये है कि प्रशांत किशोर उस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
प्रशांत किशोर के क्रेडिट में जो उनके खाते में जो चीज़ें हैं वो ये है कि उन्होंने 2012 में नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़वाया, मुख्यमंत्री बने, 2014 में उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया, वो प्रधानमंत्री बने, और 1 दर्जन राज्यों में उन्होंने ऐसी पार्टियों को चुनाव लड़ाया जो जीती है। और ये प्रशांत किशोर खुद पहला चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 2 तात्कालिक 2 कारण, स्पष्ट बाकी और बातचीत करेंगे तो चीज़ें आएंगी, ये 2 कारण हैं जो इनका महत्व दिखाता है, नितिन नवीन की सीट होना और प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ना। मैं लिस्ट देख रहा था कि भाजपा ने किन किन लोगों को काम पे लगाया है। 40 जहाँ तक मेरे बुझाने 40 लोग हैं, और बड़े बड़े नेता तावड़े साहब से लेके सम्राट चौधरी से लेके नितिन नवीन से लेके सब बड़े बड़े नाम उसमें मैंने देखे। कुछ लोगों के नाम मैं नहीं जानता हूँ। मतलब इतना इम्पोर्टेंट यह है कि आप पूरे देश से नेताओं का चुनाव करके भाजपा और सबकी ड्यूटी आप पटना में आप गांधी मैदान में लगा देंगे। देखिए पवन जी, एक तो इस बात को समझिए कि बीजेपी ऐसी चुनाव लड़ती है, बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ती है। अगर बीजेपी के पास ताकत है कि आप इतनी ताकत लगा करके कोई चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो नहीं होता है कि हमारे पास 100 रुपये हैं तो हम सिर्फ 40 रुपये लगाएंगे या 60 रुपये लगाएंगे, हम 50 रुपये बचा लेंगे। हमारी पास इतनी ताकत है तो हम उसमें से बचा के क्या करेंगे? ताकत जितनी है उतनी लगाएंगे। और आप ये पहले से कितने चुनाव में आप देख चुके हैं। प्रधानमंत्री 2017 के में नरेंद्र मोदी जब उत्तर प्रदेश में 3 दिन 4 दिन बनारस बैठे और वो गांव-गांव घूम रहे थे, तभी लोगों ने कहा कि भाई क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? तो चुनाव जीत गए ना। हार जाते और तब ये कहते कि हम काश थोड़ी और ताकत लगाए होते। तो ये गुंजाइश बीजेपी नहीं छोड़ती। हमारे पास तो ताकत है तो हम सारी ताकत लगाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल चुनाव जीतना है। तो वो बीजेपी यहाँ भी उसी की तरह लड़ रही है कि चुनाव जीतना। ये तो बीजेपी का जनरल ट्रेंड है। और ये तो सीट और खास महत्व की है क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। और ऐसा बिहार में आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। तो ये उस मुख्यमंत्री के भी 100 दिन के कार्यकाल पर एक तरह का जनमत संग्रह होगा। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। सम्राट चौधरी 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बने थे और 3 महीने हो गए हैं। 25 तारीख को उनके 100 दिन हो जाएंगे और 30 तारीख को वोटिंग है, 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। तो 100 दिन पर एक तरह का रेफरेंडम हो जाए। तो इस वजह से भी ये इम्पोर्टेंट है कि आप जीतें, जीत करके एक पॉजिटिव मैसेज दें। नहीं, रेफरेंडम हो या नहीं हो, इसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि 100 दिन में ये चुनाव का नतीजा वो रेफरेंडम है, ऐसा वो क्लेम कर सकते हैं, दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। 100 दिन में किसी का क्या रेफरेंडम हो सकता है? मतलब 100 दिन में ऐसी कौन सी रायशुमारी कायम हो जाएगी? देखिए, कुछ चीज़ें बदली हैं। पहली बात क्या है, इस बात को प्रशांत किशोर और अपोजिशन के लोग ज़्यादा इस रेफरेंडम की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि नीतीश कुमार को हटाया गया है मुख्यमंत्री पद से। ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है। और जो बिहार के लोग हैं या जो बिहार की राजनीति को फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये कितना बड़ा घटनाक्रम है कि नीतीश कुमार की विदाई हुई मुख्यमंत्री पद से, उनके चेहरे पर चुनाव जीता गया था और 6 महीने के भीतर उनको हटा करके और दूसरा मुख्यमंत्री बना। तो ये बड़ा घटनाक्रम है। और ये रेफरेंडम इसलिए हो जाएगा कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी और एनडीए क्या है। अगर नीतीश कुमार नहीं है, उनका चेहरा नहीं है, तो फिर एनडीए कैसे लड़ती है और कैसे जीतती है, ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा। और बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है जो ड्रीम रहा है कि बीजेपी का सीएम बने, तो वो बीजेपी के सीएम को बिहार के लोग कैसे ले रहे हैं? क्या उसी तरह से ले रहे हैं जैसे नीतीश कुमार को ले रहे थे? क्या एनडीए का पूरा इक्वेशन वैसा ही है जैसा नीतीश कुमार के समय था, या उसमें कुछ चेंज हुआ है? इस वजह से ये रेफरेंडम की तरफ जा रहा है। ये इलेक्शन सिर्फ कामकाज का मामला नहीं है, पॉलिटिकल कारणों से रेफरेंडम की तरफ जा रहा है, राजनीतिक कारणों से ये जनमत संग्रह की तरह हो रहा है। एक बार बताइए कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के लिए जब वो खुद मैदान में उतरे हैं, जिससे वो बचते रहे पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार चाहे अनचाहे, जाने अनजाने या बहुत डिलिब्रेट करके वो चुनाव मैदान में हैं, वो चाहते हैं कि वो इस्टेब्लिश हों। इस चुनाव में उनकी हार या जीत क्या दिखाएगी? देखिए, अब इस बात को अगर जैसे पिछली बार जो चुनाव हुआ पिछले साल नवंबर में 2025 में, उस चुनाव में उनके लड़ने की चर्चा थी और ये चर्चा उन्होंने खुद कराई थी। उन्होंने कहा था कि हम या तो अपनी जन्मभूमि से लड़ेंगे, मतलब करगहर से, या अपनी कर्मभूमि से लड़ेंगे। राघोपुर उन्होंने कर्मभूमि बताई थी अपनी कि वहां से लड़ेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ। वो चुनाव नहीं लड़े और वो एक पॉइंट था जहां से उनकी पार्टी बड़ी तेजी से डिक्लाइन की, बहुत तेजी से गिरा ग्राफ आम आदमी ये जनसुराज पार्टी का, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। अगर वो चुनाव लड़ते तो फिर उनके किसी भी कैंडिडेट का चेहरा मैटर नहीं करता, फिर प्रशांत किशोर का चेहरा मैटर करता, जो
निश्चित रूप से बहुत बड़ा चेहरा है, तो वो मैटर करता। फिर कैंडिडेट टू कैंडिडेट कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती, हर कैंडिडेट इंडिविजुअल सीट पर नहीं लड़ रहा होता। फिर ये मैसेज होता है कि प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, जनसुराज पार्टी लड़ इसका रहे हैं, डैमेज हुआ उनको, बहुत बड़ा डैमेज हुआ। जैसे ही वो हटे मैदान से, वैसे ही उनका कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट एक्सपोज हो गए और हर कैंडिडेट अपने चेहरे पर लड़ता हुआ दिखा, जिसका नुकसान ये हुआ कि वो 3.5% वोट पर आ गए, 3.4% वोट पर। अगर वो लड़े होते, देखिए धारणा के स्तर पर सबसे पहली लड़ाई होती है। आपको एक धारणा बनानी थी कि तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं और प्रशांत किशोर हैं। इस लड़ाई का फायदा चेहरा अगर आपका होता, आप देखिए ये, हालांकि हम इसको लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ये हो गई है स्थिति कि बड़े नेता के चेहरे पर चुनाव होता है, कैंडिडेट गौण हो जाता है, और नेता अगर बड़ा है, उसके चेहरे पर ट्रैक्शन अगर आपको मिल रहा है, तो उसका फायदा उसके हर कैंडिडेट को मिलता है। अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी का फायदा उनके हर कैंडिडेट को मिलता है। नरेंद्र मोदी की तरफ से तो अब कहा जाता है कि हर सीट पर हम ही लड़ रहे हैं, हमको दे करके वोट करिए। तो ये प्रशांत किशोर ने ये जो एडवांटेज हो सकता था उनका, ये जो लेवरेज था, वो गंवा दिया चुनाव नहीं लड़के। अब उसको रिक्लेम करना है उनको कि हम लड़ेंगे, तभी एक मैसेज जाएगा कि आप लड़ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि लड़ना है। जैसे ही सीट खाली हुई, वैसे ही प्रशांत किशोर ने तय कर लिया कि हमको बांकीपुर लड़ना है, और उन्होंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। अब जीतने हारने की बात आप देखें, जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अगर हार जाते हैं तब भी उनकी पॉलिटिक्स स्टैब्लिश हो जाएगी, क्योंकि वो लड़े हैं। बिना लड़े कुछ नहीं होता, बिना लड़े चुनाव में कुछ नहीं होता। कुछ लोगों को मिलता होगा, लेकिन बिना लड़े नहीं होता। नीतीश कुमार तो पहला चुनाव 1977 का हार गए थे विधानसभा, जनता पार्टी की लहर में हार गए थे, और फिर 80 का चुनाव भी हार गए थे। तो 85 में जीते, तो फिर उनका करियर थोड़ा ना खत्म हो गया। राजनेता के रूप में तो सबसे बड़ा लंबा करियर रहा उनका। तो लड़ेंगे, ये अपने पास बड़ी बात हो गई। हारेंगे तब भी उनकी राजनीति स्टैब्लिश होगी, बशर्ते कि वो एक ठीक ठाक संख्या में वोट ले आए वो। और अगर वो जो तीसरे कैंडिडेट है, आरजेडी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसकी कैंडिडेट जो है रेखा गुप्ता, अगर वो डिस्टेंट थर्ड रहती हैं, तो ये प्रशांत किशोर की बड़ी जीत होगी कि वो मुख्य अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भले एक सीट पर है, लेकिन ये इसका परसेप्शन के लेवल पर पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा कि बीजेपी का अपोजिशन प्रशांत किशोर है। तो ये भी उनका बड़ा एडवांटेज हो जाएगा आगे की राजनीति के लिए, उनकी पार्टी के लिए भी एक एडवांटेज। अच्छा, बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू भी चुनाव लड़ रही है, जेडीयू है साथ में? बिल्कुल है भाई, अभी तो है, एनडीए एक है तो नहीं, मैं ऐसे मैदान में मैं अभी आपको उसका जवाब भी अब हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे अभी हम लोग बात जो कर रहे थे, प्रशांत किशोर का एडवांटेज चुनाव लड़ना और उनके मतलब नज़दीकी मुकाबला बनवा देना, वो बना चुके हैं। वो पहले जैसे ही आए वैसे एक मुकाबला ये हो गया कि वही लड़ेंगे, बीजेपी के साथ उन्हीं की लड़ाई होगी, तो वही लड़ रहे हैं, उन्हीं से बीजेपी की लड़ाई हो रही है। अब उसमें जो एक सवाल ये आप लेकर के आए आगे, और इसके कई पहलू हैं। जेडीयू है कि नहीं साथ में? देखिए, जेडीयू साथ में है, मैदान में है कि नहीं? हाँ, मैदान में अभी उतरना बाकी है। जेडीयू के लोगों का मैदान में उतरना बाकी है, क्योंकि अभी जेडीयू के साथ बीजेपी के रिश्ते बहुत उस तरह से सद्भाव वाले नहीं है जैसे नीतीश कुमार के समय थे, क्योंकि इक्वेशन एकदम से चेंज हो गया, अपसाइड डाउन जिसको बोलते हैं वो हो गया है। नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे थे 1998-99 से, आप समझ लीजिए कि एनडीए के उनके चेहरे पर ही सारे चुनाव होते थे, और छोटी पार्टी थी तब भी वही लीड करते थे, तो सब कुछ सहज बना हुआ था। अब एकदम से समीकरण चेंज हो गया, अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई, तो वो जाहिर है कि उसको एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, तो वो अभी एडजस्ट नहीं हो पाए, ये तुरंत का घटनाक्रम है। और इसके अलावा जो कुछ और घटनाक्रम हुए हैं, जैसे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, उनके हटने के बाद, या ये नहीं, सरकार बनने के बाद, जब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, नहीं हट गए थे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से, सम्राट चौधरी बन गए थे, तब आरा भोजपुर के इलाके में एक एमएलसी का चुनाव हुआ, और वो सीट जेडीयू की थी। जेडीयू के एमएलसी थे राधाचरण सेठ, जो एमएलए हो गए संदेश की सीट से, उनकी सीट खाली हुई। उस सीट पर जेडीयू ने उनके बेटे को टिकट दिया, कन्हैया प्रसाद को, और वो चुनाव हार गए, वहाँ आरजेडी चुनाव जीत गई। तो ये धारणा बनी, और काफ़ी हद तक सही भी है, कि बीजेपी ने कोऑपरेट नहीं किया वहाँ जेडीयू के साथ, तो इसकी वजह से उस इलाके में बीजेपी का असर है, अच्छा खासा असर है, वो उसने कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए जेडीयू चुनाव हार गई एमएलसी। तो ये बात चर्चा में है बांकीपुर में कि क्या जेडीयू इसका बदला बांकीपुर में लेने की कोशिश कर सकती है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का की एक तकलीफ उनकी जाति के लोगों में है, बाकी लोगों में भले कम हो या नहीं हो, लेकिन उनकी जाति के लोगों में ये तकलीफ है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। जो उनकी जाति मतलब कुर्मी जाति जो है, उसमें भी उनकी उपजाति खास तौर से उनकी ठीक ठाक संख्या बांकीपुर में है, तो वो क्या साथ देंगे या तटस्थ हो जाएंगे, एक सवाल ये है।
और तीसरा जो है कि पार्टी के नेता जो हैं जेडीयू के, वो कितना कंफर्टेबल अपने को बीजेपी के साथ महसूस कर रहे हैं, बीजेपी के साथ घूम करके बीजेपी के लिए वोट मांगने में कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे अभी ज़्यादा नेता नहीं दिखे हैं। वैसे नेता जिनके बारे में एक चर्चा है कि वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के साथ बीजेपी की तरफ से बातचीत करते हैं, मतलब बीजेपी के साथ जुड़े हैं और जेडीयू की तरफ से बीजेपी से बात करते हैं, वही लोग अभी साथ दिख रहे हैं। तो ये अभी 10 दिन और चुनाव प्रचार है, इसमें 28 तारीख तक चुनाव प्रचार है। अभी देखना होगा 8 दिन में कि क्या लोग आते हैं या नहीं आते हैं साथ में। नीतीश कुमार कहीं दिखते हैं क्या चुनाव में, चर्चा में, गाइड करने में, बांकीपुर चुनाव में उनकी दिलचस्पी, या जेडीयू के लोगों को गाइड करने में कि नहीं साहब इनकी मदद करनी है या नहीं करनी है? नहीं, देखिए नीतीश कुमार अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कोई निर्देश दे सकें। प्रतीकात्मक रूप से उनके साथ फोटो खिंचवा करके एक मैसेज देने की कोशिश मतलब बीजेपी की तरफ से आगे भी होगी कि वो जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि नीतीश कुमार की ब्लेसिंग्स हैं नीरज कुमार सिन्हा के साथ। ये इंपॉर्टेंट है कि निशांत कुमार आते हैं या नहीं कैंपेन में। अगर निशांत भी आते हैं जो नीतीश कुमार के बेटे हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, अगर वो वोट मांगने निकलते हैं इनके नीरज सिन्हा के लिए, तो फिर उसका एक मैसेज हो जाएगा। फिर उसको वो जो चीज़ें हैं कि जेडीयू के साथ लोगों की कि जेडीयू के लोग हैं कि नहीं साथ में, वो फिर वो चर्चा थम जाएगी अगर निशांत कुमार उतरते हैं प्रचार में नीरज सिन्हा की। जो कि बात आपने कही कि प्रशांत किशोर अगर दूसरे नंबर पे भी आते हैं तो उनका रकबा बढ़ेगा, उनका ऑरा बढ़ेगा। उस सूरत में बाकी पार्टियों के साथ सहयोग, जैसे फ़र्ज़ करिए कल को कांग्रेस के साथ या आरजेडी के साथ, मैं बहुत वाइल्ड बात कर रहा हूँ, इसकी कितनी संभावना बनती है? देखिए, संभावना तो अभी ही बन सकती थी, अभी भी ये पार्टियां सपोर्ट कर सकती थी उनको, कॉमन कैंडिडेट बनाया जा सकता था उनको अपोजिशन का, और इसके लिए कोशिश भी हुई थी। लेकिन वो आरजेडी ने बिल्कुल इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। कांग्रेस पार्टी इंटरेस्टेड थी कि अगर वो कॉमन कैंडिडेट होते हैं तो उनको हम लोग सब लोग समर्थन करें। अगर बीजेपी को हरा देते हैं तो एक जो माहौल बनेगा बिहार की राजनीति में कि भाई पहले ही साल में बीजेपी बाई इलेक्शन हार गई, बांकीपुर सीट वो भी नितिन नवीन की सीट, तो एक जनता के बीच में मैसेज जाएगा, एंटी बीजेपी वोट हम लोग कंसोलिडेट कर सकते हैं। आरजेडी को एक खतरा हमेशा दिखता है कि कोई उसका स्पेस न ले ले। देखिए, आरजेडी सत्ता में आए न आए, उसके बहुत सारे लोग इसी में कंफर्टेबल हैं कि हम लोग मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर हैं, एक ताकत के तौर पर एस्टेब्लिश्ड हैं, और कभी भी समय आएगा तो हम बन जाएंगे मुख्यमंत्री। सत्ता में का इंतजार कर रहे हैं बैठ के तो उनको लग रहा है कि इस पोजीशन से कोई मत रिप्लेस कर दे, और ये हमेशा खतरा रहता है। और तेजस्वी यादव को इंडिविजुअल भी खतरा रहता है। उनको कन्हैया कुमार से जब खतरा लग गया, उनको हरवाने की कोशिश की गई, पप्पू यादव से खतरा लगता है, तो प्रशांत किशोर तो बड़ा थ्रेट है। तो इसलिए ये संभावना अभी नहीं है। एक आपने कहा ठीक है, वाइल्ड है, एकदम हाइपोथेटिकल है, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद कांग्रेस आए। हो सकता है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव अगर जीत जाते हैं, या उसकी संभावना कम है, लेकिन अगर उस नज़दीक तक पहुंच जाते हैं, जीत हार का जो अंतर नितिन नवीन का था 50-51 हज़ार 52 हज़ार वोट का, उसको कम कर देते हैं और एक अपोजिशन के तौर पर इस्टेब्लिश होते हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस उनके पीछे अपनी ताकत लगाए। भाजपा अगर मान लीजिए कल को, क्योंकि अभी इस वक्त संदर्भ आ गया, मान लीजिए 50,000 से जीते, अगर वो उसको बहुत कम कर दिया, 5,000, 10,000, 15,000 पे भी प्रशांत किशोर ले आए या रेखा गुप्ता ले आई, तो उसको भारतीय जनता पार्टी किस रूप में देखेगी? उसका क्या इमेज क्या बनेगा? कि कमज़ोर हो गई, या पार्टी, या असंतोष है बांकीपुर की जनता में? देखिए, अगर जीत हार का अंतर कम हुआ तो ये बीजेपी के लिए डैमेजिंग इस मायने में होगा, क्योंकि ये तभी होगा जब बीजेपी का कोर वोट टूटेगा। तो ये बीजेपी के लिए डैमेजिंग इसलिए है कि ऐसा तभी होगा जिस स्थिति की आपने कल्पना की कि जीत हार का अंतर, हम मान लीजिए कि बीजेपी जीत ही जाए 5,000 10,000 वोट से, 52,000 से पिछली बार जीते हैं और हर चुनाव के साथ अंतर बढ़ता गया जीत का, इस बार कम हो जाए, तो ऐसा तभी होगा, ये डैमेजिंग होगा। और डैमेजिंग इसलिए होगा क्योंकि ऐसा तभी होगा जब बीजेपी का कोर वोट टूटेगा। बिना बीजेपी का कोर वोट टूटे ऐसी स्थिति नहीं आ सकती है। तो कोर वोट का टूटना अपने आप में बड़ी बात होगी इसका, ये बीजेपी के लिए। और ये स्थिति रेखा गुप्ता नहीं ले आ सकती है, ये स्थिति प्रशांत किशोर ही ले आ सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर के प्रति जो वहाँ की सवर्ण जातियां हैं उनका भी एक रुझान है, और इसके अलावा जो एंटी बीजेपी वोट है उसका भी रुझान है। और दो वर्ग हमेशा आप देखिएगा ये इमर्ज कर रहा है अभी। वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर तो नहीं इमर्ज हुआ है, लेकिन एक बन गया है, अच्छी खासी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आकांक्षी युवाओं की, एस्पायरेशनल यूथ की, और एक आइडियलिस्ट लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी। छोटी सी है, लेकिन वो है जो चाहते हैं कि राजनीति में जो जैसी चीजें हैं वैसी नहीं रहनी चाहिए, ये ठीक होनी चाहिए। तो उनके लिए एक आदर्श कैंडिडेट हैं प्रशांत किशोर। उनके लिए प्रशांत किशोर नहीं हो तो आदर्श पार्टी बीजेपी है,
वो आरजेडी को नहीं देते हैं, कांग्रेस को नहीं देते हैं, उनके अपना उनका जो अनुभव है या जो कंडीशनिंग है, उनके लिए आदर्श पार्टी बीजेपी होती है। अगर प्रशांत किशोर को अगर वो वोट देते हैं तो ये उस वोट का टूटना होगा जो बीजेपी का कोर वोट है। तो सवर्ण वोट अगर टूटते हैं, कुछ ईबीसी का वोट टूटता है, कुछ ये आकांक्षी युवाओं और आदर्शवादी लोगों का वोट टूटता है, तो ये बीजेपी के लिए डैमेजिंग होगा। और जब ये टूटेगा तभी जीत हार का अंतर कम होगा, उसके बिना नहीं होगा। इस क्यों नहीं होगा ऐसा? जैसा आपने कहा ना, शुरू में ही कहा कि एक परंपरागत सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की। तो क्यों मानी जाती है परंपरागत सीट? एक तो शहरी सीट है, इसलिए जो आमतौर पर शहरी सीट है, जातीय समीकरण के हिसाब से भी, बिल्कुल शहरी सीट के कारण, और मुख्य रूप से जातीय समीकरण के हिसाब से। ये पौने 4 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 3,80,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें 1,35,000 वोट है 4 सवर्ण जातियों का। उसमें सबसे ज्यादा कायस्थ हैं 58,000, जो जाति पिछले 9 चुनाव से जीत रही है, नितिन नवीन और उनके फादर। तो 58,000 के करीब उनका वोट है। उसके बाद 31,000 के करीब राजपूत वोट है, फिर 27,000 भूमियार वोट है और 20,000 के करीब ब्राह्मण वोट है। तो ये 1,35,000 का वोट है, एक मुश्त वोट है। तो ये अपने आप में बड़ी बात हो गई। उसके बाद जो ओबीसी वोट है, जो बैकवर्ड कास्ट का, वो भी 1,25,000-26,000 या 1,29,000 के करीब वोट है। और उसमें सबसे बड़ा वोट है वैश्य का, वो लगभग बराबर है कायस्थ के 58,000। फिर यादव हैं 30-35,000 के करीब, और कोयरी कुर्मी, चूंकि ओबीसी में यही 4 जातियां हैं बिहार में, वैश्य की भी 3-4 जाति है, 3-4 ही, और कोयरी कुर्मी और यादव, ये 1,29,000 है। इसमें यादव छोड़ दें तो वैश्य और कोयरी कुर्मी दोनों कोर वोट है बीजेपी का, तो लगभग 90,000 वोट। तो 1,35,000 और 90,000, 2.25 लाख वोट ये हो गए। इसके अलावा 50,000 ईबीसी का वोट है। उस ईबीसी में सबसे ज्यादा चंद्रवंशी हैं, वो बीजेपी का कोर वोट है, एनडीए का कोर वोट है। तो 2,75,000 वोट। आप मोटे तौर पर ये मानिए कि 2,75,000 के करीब, और दलित में भी कुछ वोट तो आएगा ही। तो 3,80,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 लाख के करीब वोट बीजेपी का कोर वोट है। फॉरवर्ड जाति का वोट है, वैश्य का वोट है। कोई चमत्कार हो जाए तो हाँ, वही चमत्कार ही हरा सकता है बीजेपी को। लेकिन ऐसे चमत्कार होते रहते हैं देश की राजनीति में, और हम लोग हमेशा कई चुनाव का हम लोग मिसाल देते हैं, जिसमें एक सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल और सबसे रिसेंट का वो 2017 का गोरखपुर का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी एकदम पीक पर थी अपनी पॉपुलैरिटी के, 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके वहाँ की सरकार बनी थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए थे, और योगी आदित्यनाथ ने जो गोरखपुर की सीट खाली की थी, उस सीट पर बीजेपी चुनाव हार गई थी बाई इलेक्शन। जो संजय निषाद, आज निषाद पार्टी वाले हैं, इनके बेटे वहां से चुनाव जीत गए थे। याद आ गया। तो ये वो उससे बड़ा गढ़ कौन सा है बीजेपी का? महंत अवैधनाथ उस सीट से जीतते थे, और 5 बार तो योगी आदित्यनाथ जीते, और उस सीट पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होकर के चुनाव लड़वाया, और वो उपेंद्र दत्त शुक्ला चुनाव हार गए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। ये चमत्कार होते रहते हैं भारत की राजनीति में। और हम आपको एक फिगर और दे दें पवन जी, अभी बात हम लोग ये निकल आई, तो ये जो CSDS वाले संजय कुमार हैं, उन्होंने अभी एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने इस आंकड़े का जिक्र किया था, नहीं तो हमको नहीं पता चलता। पिछले 3 साल में 153 बाई इलेक्शंस हुए हैं असेंबली के, उसमें से 119 तो सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो जीती है, लेकिन 34 सीटें अपोजिशन ने जीती हैं, 22% सीट अपोजिशन जीती है। तो इसका मतलब कि आप सत्ता में हैं तब भी बाई इलेक्शन में आपका कैंडिडेट हार सकता है, और 1-2 नहीं 22% ये मिसाल है। तो चमत्कार होने की संभावना भी पर्याप्त है। चलिए, और सर थोड़ा और नैरो डाउन करते हैं, एकदम माइक्रो इश्यूज पे आते हैं। 2 कैंडिडेट पहले अभिषेक बंटी बनने वाले थे। एक तो ये बताइए कि किन परिस्थितियों में उनको बीजेपी ने विड्रॉ कर लिया? दूसरे वाले पे बाद में आएंगे। नहीं, अब परिस्थितियां या किन परिस्थितियों में उनको चुना गया है, इससे नहीं शुरू करें, ये बेटर नहीं होगा। करिए ना प्लीज। हाँ, मतलब जैसे बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया हुआ बांकीपुर को लेकर के, कि हम जिसको चाहेंगे, जिसको चुनाव लड़ाएंगे वो चुनाव जीतेगा बांकीपुर। मतलब बांकीपुर में हमको कोई चिंता नहीं है। ये नैरेटिव बीजेपी ने बनाया, और ये जरूरी इसलिए था क्योंकि जब आप नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, उनकी जगह किसी को ले आइएगा तो नितिन नवीन से बड़ा चेहरा नहीं होगा, तो उससे छोटा ही चेहरा आएगा। तो ये नैरेटिव आपको एस्टेब्लिश करना है कि किसी को ले आएंगे तो वो चुनाव जीतेगा। तो इसी को प्रशांत किशोर कहते हैं कि बीजेपी कहती है कि हम कुत्ता बिलाई लड़ाएंगे बांकीपुर से, तो वो भी जीत जाएगा। तो भले बीजेपी ने वैसा कहा हो नहीं कहा हो, प्रशांत किशोर कह रहे हैं ऐसा। तो इसके लिए जरूरी था कि आप ऐसा कैंडिडेट ले आए जिसको आप कह सकें कि ये मतलब नोबडी है, हाँ, ठीक है, और हम इनको चुनाव जितवा लेंगे। एक तो कारण ये था कैंडिडेट, इसी वजह से अभिषेक बंटी चुने गए थे, और इसी वजह से नीरज कुमार सिन्हा भारती, जो आजकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते हुए अपने को नीरज नवीन कह रहे हैं, वो चुने गए। एक पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण नेताओं की असुरक्षा होती है, सुरक्षा बोध होता है उनका, कि कोई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं आए कि जो
कंट्रोल कर ले। भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटेंगे तो कोई ना कोई राजनीति करेंगे ना। हो सकता है कि आपको वहां से विधानसभा चुनाव ही लड़ना पड़े, हो सकता है आगे लोकसभा चुनाव लड़ने जाएं आप पटना में, तो आप उस सीट को गर्म रखने के लिए कोई ऐसा रखना चाहते हैं जो आप जब चाहें तब सीट खाली हो जाए वहां से। आपको कोई ऐसा नेता नहीं ले आना चाहते हैं जो बड़ा बन जाए। अन्यथा अगर ये दो कारण हैं, अगर ये सोच नहीं होती तो उस सीट पर 4 बड़े कायस्थ दावेदार थे, 4 बड़े नेता। कौन कौन है? रणवीर नंदन एमएलसी रहे थे, नाम बताना बहुत जरूरी है। रणवीर नंदन एमएलसी रहे हैं, मजबूत नेता हैं। ऋतुराज सिन्हा, आरके सिन्हा जो राज्यसभा सांसद थे, उनके बेटे और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं और ग्राउंड कनेक्ट बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं पार्टी के लिए। आशीष सिन्हा हैं जो कुम्भरार से एमएलए होते थे लगातार, अरुण सिन्हा उनके बेटे हैं आशीष सिन्हा, और उनकी चर्चा बहुत दिन से है क्योंकि कुम्भरार में अरुण सिन्हा का टिकट कट गया था और कायस्थ की सीट काट करके वैश्य को दी थी बीजेपी ने। तो ऋतुराज सिन्हा, रणवीर नंदन, आशीष सिन्हा और चौथे थे अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जेडीयू से आए हैं, डॉक्टर गोपाल प्रसाद के बेटे हैं और बहुत मजबूत, बहुत मेहनत करते हैं और लगातार लड़ाई बीजेपी के लिए अब टीवी पर लड़ते हैं। तो ये 4 कैंडिडेट, 4 दावेदार कायस्थ समाज के और मजबूत दावेदार थे, लेकिन इनमें से किसी को नहीं देना था, किसी ऐसे को देना था जो नोबडी हो, मतलब आप ये कह सके कि हमने जिसको लड़ाया उसको जीता लिया। कितने बड़े नेता, मतलब मान लीजिए एक आंचलिक तौर पे लें, नीरज सिन्हा हैं, बातचीत से लगता है नए नवेले दिखते हैं, बातचीत में परिपक्वता नहीं दिखती है, अंडर कॉन्फिडेंट पता नहीं कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, दिखते हैं कभी बिल्कुल कभी। हैं, एकदम आप कह सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। वो एक मंडल के अध्यक्ष थे, वहाँ कई मंडल हैं, मान लीजिए बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें एक मंडल के अध्यक्ष थे और जिस समय उनका नाम तय हुआ उस समय भी वो पर्चा ही बांट रहे थे वहाँ घूम करके। अब ये नाम कैसे तय हुआ ये एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन, जिनकी वो सीट है, वो कंफर्टेबल नहीं थे इस नाम पर। और जिस दिन नाम की घोषणा हुई है, आज शाम में, जिस दिन 4 बजे शाम में घोषणा हुई है, अगले दिन 2 बजे दिन में 22 घंटे के बाद नितिन नवीन ने उनको बधाई दी थी कैंडिडेट बनने की। तो ये वो कंफर्टेबल नहीं थे। तो ये कैसे भी, मतलब वो कोई उनका बड़ा न उनकी राजनीतिक प्रशिक्षण उनका दिखता है, न वो कोई बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं। अब वो सवाल आ जाएगा यहाँ की, भाई बंटी बदले क्यों गए? भाई एक तो बदले जाने का एक कारण जो कहा नहीं है, उन्होंने कहा कि निजी कारणों से, लेकिन निजी पारिवारिक कारण क्या हो सकते हैं? आपने वो तस्वीर देखी, वो वीडियो देखा, जब उनको टिकट मिला तो घर का माहौल क्या था? वो अपने माता पिता के चरणों में सिर रख के मतलब और आशीर्वाद ले रहे थे उनका, और ऐसा अद्भुत खुशी का माहौल था। तो आप क्या दूसरा कारण, पारिवारिक कारण कैसे हो सकते हैं छोड़ने का? जब इतनी खुशी मनाई जा रही है और फिर आपने नॉमिनेशन कर दिया जाकर के, और नॉमिनेशन करने के बाद आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से कोई निजी और पारिवारिक कारण नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक कारण है। एक कारण तो ये कहा गया कि उनके माता पिता दोनों कन्विक्टेड हैं चारा घोटाले के केस में। अब कि प्रशांत किशोर फर्रा लिए घूम रहे हैं उनके खिलाफ, वही आरजेडी भी लेके घूम रही है। आरजेडी को एक मौका मिल जाता, जैसे फिर खबरें आई कि उनके ऊपर ये जुर्माना लगा, ये सजा हुई, वो एक कारण बताया जा रहा कि आरजेडी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी और प्रशांत किशोर भी तैयारी कर रहे थे। आरजेडी को अपनी जो कुर्ते पर दाग था उसको धोने का मौका मिलता कि बीजेपी कहती है, और बीजेपी के मौजूदा नेता जो बिहार के वो कहते हैं कि चारा चोर का बेटा है, तो बीजेपी भी तो आरजेडी भी कहती ना कि भाई आपने भी चारा चोर के बेटे को चुनाव लड़ाया है। तो एक नैरेटिव हमेशा के लिए आरजेडी का बिगड़ता, मतलब बीजेपी का बिगड़ता। हाँ। एक खतरा ही था, और दूसरा उनको लेकर के कुछ और चीजें थी जो आमतौर पर कई नेताओं के बारे में कहा जाता है कि उनके कुछ वीडियोस थे, आपत्तिजनक वीडियोस थे, उनके कुछ आपत्तिजनक बयान थे जो पार्टी के अंदर की खींचतान को पब्लिक में ले आ देते, उससे नुकसान होता, वो वीडियोज भी लोगों के पास थे। तो ये इन सब कारणों से हमको लगता है, कोई मतलब प्योर पॉलिटिकल रीजन से, कोई पारिवारिक निजी कारण नहीं था। सर एक और वाइल्ड क्वेश्चन है आपसे, ये आप ही से किया जा सकता है कि जैसे अब तक बिहार का चुनाव हम लोग देखते रहे कि नीतीश कुमार बनाम आरजेडी रहा, भारतीय जनता पार्टी रही पीछे नेपथ्य से, एक मजबूती की वजह रही। आगे चल के किसी सूरत में इस लड़ाई को हम लोग भारतीय जनता पार्टी वर्सेस प्रशांत किशोर, कितनी संभावना है इसकी? नहीं, अभी निकट भविष्य में तो नहीं है इसकी संभावना, निकट भविष्य में नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत, अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाए तो ये बहुत हैरान करने वाली बात नहीं होगी। और वो उसका कुछ संकेत हम लोगों को बांकीपुर से मिलना शुरू हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी आइडेंटिटी, सबसे बड़ा पॉलिटिकल आपके साथ चुनाव लड़ने के लिए सबसे बड़ा एसेट क्या होता है बिहार की राजनीति में? अब तो देश की राजनीति में भी है, बिहार की राजनीति में एसेट है कि आपके पास कोर वोट बैंक आपकी जाति का आपके साथ है या नहीं।
अगर आप वो लेकर के चल रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द आप दूसरी जातियों के वोट अपने साथ जोड़ सकते हैं, आप वायबल एक अल्टरनेटिव बन सकते हैं। ये कोई नहीं सोच सकता था नीतीश कुमार के पहले। उनके पहले तो यही धारणा थी ना कि भाई 14% यादव हैं और 18% मुसलमान हैं, तो लालू यादव के साथ कोई दिक्कत ही नहीं है। और वैसी अब कोई जाति नहीं है जो उनको चैलेंज कर सके। नीतीश कुमार ने यह सोचा कि 3% की आबादी वाली जाति के इर्द गिर्द उन्होंने एक ऐसा ताना बना बुना, अपनी जाति के साथ समकक्ष दूसरी जातियों को जोड़ा। कुर्मी के साथ उन्होंने कोयरी जोड़ा, धानुक जोड़ा, डांगी जोड़ा, ये सब जोड़ करके एक 10-12% का वोट आधार उन्होंने खड़ा कर दिया। और उस 10-12% वोट आधार पर बाकी चीजें उन्होंने जोड़ी। और ये जातियां ऐसी थी जो त्रिवेणी संघ, एक पहले भी हम लोग आपके साथ जब बिहार चुनाव पर चर्चा कर रहे थे, तो वो त्रिवेणी संघ की ये जातियां हैं जो कांग्रेस के विरोध में रही, सत्ता के विरोध में रही। यादव थे, कोयरी थे, कुर्मी थे, और ये आज़ादी के पहले त्रिवेणी संघ बना था। और इन लोगों ने 1936 के चुनाव में हरा दिया था उसको, कांग्रेस को, बक्सर और शाहबाद के इलाके में। तो वो एक साइकिल पूरा हो गया। त्रिवेणी संघ की तीनों जातियों के लोग बारी बारी से मुख्यमंत्री बन गए। यादव बन गए, कुर्मी बने, कोयरी अभी बने हुए हैं। तो ये छोटी जाति थी 3% वाली, जिसके इर्द गिर्द नीतीश कुमार ने बनाया। अगर प्रशांत किशोर ये राजनीति करते हैं, वो बहुत होशियार आदमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो वो 3% उनके पास 3 ब्राह्मण हैं, जो 3% ब्राह्मण लेकर के चल सकते हैं, 3.25% के करीब भूमिहार जोड़ सकते हैं उसके साथ, उससे मिलती जुलती जाती है। फिर उसके साथ आप अगर चाहें तो बाकी सवर्ण जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें राजपूत भी हो सकते हैं। और फिर उसके बाद जो एंटी बीजेपी वोट होगा उसको अपने पीछे ले आ सकते हैं कि भाई आरजेडी नहीं हरा पा रही है, और ये देखो हमारे पास उनकी तरह उतना वोट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास भी 10% का एक वोट है। अगर ये दिखा देंगे जिस दिन प्रशांत किशोर, उस दिन ये संभव है कि मुसलमान छोड़े आरजेडी को और इनके पीछे आए, क्योंकि वो देख रहा है मुसलमान कि भाई आरजेडी नहीं हरा पा रही है। 14% वोट तो है, लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पा रही है, नीतीश को हरा नहीं पा रही है। और अगर 8-10% का एक वोट परसेंटेज दिखाते हैं प्रशांत किशोर कभी भी आगे भविष्य में, तो मुसलमान आएगा और फिर वो लड़ाई वो लड़ेंगे। फिर वो स्थिति आ सकती है जो आज सवाल आपने पूछा है। सर, भारतीय जनता पार्टी जो विकास के नाम पे ज़्यादातर प्लेस करती है अपने आप को, एम्फेसिस है उस पर, बांकीपुर में विकास पे चुनाव लड़ा जा रहा है क्या? देखिए, विकास अभी तक तो क्या है, अभी तक ये लोग कहने की भी स्थिति में है। अगर एक भी बारिश हो गई तो सारे विकास की पोल खुल जाएगी। प्रशांत किशोर के लोग, आरजेडी के लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बारिश होगी वैसी सारी विकास की पोल खुल जाएगी। वहाँ कुछ नहीं है, आपको वैसी गलियाँ हैं, वैसी नाले हैं, वैसी सड़कें हैं, वैसी बिजली का कनेक्शन है, तार लटके हुए हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको डिस्टिंक्ट करे, अलग करे, और ये लगे कि एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का परिवार 9 साल से 9 चुनाव यहाँ जीता है तो उसने बहुत ज़्यादा विकास कर दिया। जैसे बिहार की बाकी जगहों की स्थिति है, वैसी स्थिति है बांकीपुर की। और शहर कंजस्टेड है, ये भी हम लोग जानते हैं। पटना कोई ऐसा बहुत खुली जगह तो है नहीं, और ये पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पहले पश्चिम पटना इसको बोलते थे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो वही है, ज्योग्राफिकली वही है। सघन बस्तियां हैं, पतली गलियां हैं, सड़कें हैं, तो वो कोई ऐसा विकास नहीं हुआ वहाँ। बहुत ज़्यादा विकास की गुंजाइश नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज का सिस्टम बेटर कर सकते हैं, बिजली के तार अंडरग्राउंड लगवा सकते हैं, वो सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं है। विकास तो वहाँ कहने के लिए होगा, लेकिन बाकी असली मुद्दा सामाजिक समीकरण ही। यहाँ से चुनाव हारें या जीतें, प्रशांत किशोर गेन करेंगे, बिल्कुल। इससे नीचे अब नहीं जाएंगे। नहीं, ये तो नीचे जहाँ चले गए हैं 3.4% वोट पर, वहाँ से उनको ऊपर आना है, और वो एक अपना जो वोट हासिल करेंगे सो करेंगे। बीजेपी को उसके कोर वोट में डैमेज करेंगे। कोर वोट का मतलब ब्राह्मण और भूमिहार में डैमेज करेंगे। और उसके कारण है जो एक तो क्या है कि ऐसे चर्चा तो ये है पवन जी की, जो गैर कायस्थ सवर्ण है वो एकजुट हो सकते हैं। हालांकि हम माने कि ये बहुत फार फेच्ड है, फिर भी जो बिलौटी में भरत तिवारी की हत्या हुई, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो हुई, जो इनकाउंटर के नाम पर, उसने ब्राह्मणों को नाराज किया है, और एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है। दूसरे कुछ और इस तरह के घटनाक्रम बिहार में हुए हैं जिससे भूमिहार नाराज थे, और वो इश्यूज भी प्रशांत किशोर ने उठाए थे। तो ब्राह्मण और भूमिहार अगर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, और ये पता नहीं कैसे एक चर्चा चली बिहार में कि प्रशांत किशोर भूमिहार है, तो बहुत सारे लोग जो अवेयर नहीं है वो यही मानते हैं। तो वो जो अगर कास्ट 37-45%, 47,000 वोट है, और उस वोट की कितनी चिंता है, इस बात को ये हम आपको एक घटनाक्रम और बताएं। अभी 2-3 दिन पहले, मतलब पिछले हफ्ते के किसी दिन, पटना के चाणक्य होटल में ब्राह्मण और भूमिहारों की मीटिंग कराई थी भारतीय जनता पार्टी ने।
200 भूमिहार और ब्राह्मण बुलाए गए थे बांकीपुर से, और बीजेपी जेडीयू के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे। अब सोचिए सीपी ठाकुर ऐसे फ्रिजाइल हेल्थ में, इतनी उम्र हो गई है, उन्होंने होस्ट किया उस मीटिंग को। विवेक ठाकुर मौजूद थे, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद थे, नीतीश मिश्रा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, वो मौजूद थे, और ललन सिंह थे? नहीं, ललन सिंह नहीं थे। ये अब सीपी ठाकुर के जरिए बीजेपी ने होस्ट कराया है। तो ये ब्राह्मण और भूमिहार को साधने की जरूरत पड़ी, ये अपने आप में बड़ी बात है। जिस वोट को माना जाता है कि एक तो बंधुआ वोटर है, टिकट दे न दे ये लोग बीजेपी को वोट करेंगे, तो ये वोट इसलिए जा रहा है पवन जी, पॉलिटिकल बात है कि उसको वो आरजेडी से थ्रेटन फील करता है तो बीजेपी के साथ जाता है उस मजबूरी में। हालांकि अब तो वो मजबूरी भी, वो डर भी लोगों का खत्म हो गया, लोग आरजेडी को वोट कर रहे हैं ब्राह्मण भूमिहार में। लेकिन अगर आरजेडी का कैंडिडेट लड़ रहा होता और कहीं 1% भी ये गुंजाइश होती कि अगर बीजेपी को छोड़ेंगे तो आरजेडी जीत जाएगी, तो हो सकता है ब्राह्मण भूमिहार नहीं टूटते। लेकिन आरजेडी लड़ाई में नहीं है, तो प्रशांत किशोर हरा सकते हैं बीजेपी को, या प्रशांत किशोर को देंगे तो क्या हो जाएगा, बीजेपी अगर हार भी जाएगी जीत भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो एक परसेप्शन है कि एक सीट से कोई अंतर नहीं पड़ना है सरकार की सेहत पर, बीजेपी जेडीयू की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हार भी जाती है तो। और दूसरा, अगर जीत भी जाते हैं तो प्रशांत किशोर जीतेंगे, वो भी अपने ही है। तो ये भूमिहार, ब्राह्मण और काफी हद तक राजपूत अलग नाराज हैं, क्योंकि बिहार से किसी राजपूत को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया है आपने। तो ये जो नाराजगी है, इसका लाभ उठाने की कोशिश प्रशांत किशोर करेंगे, ये बीजेपी के लिए डैमेजिंग होगा लॉन्ग टर्म में भी, और ये कर पाते हैं तो ये प्रशांत किशोर की पूंजी बनेगी आगे की राजनीति करने के लिए। सर, 3 लेयर में मैं देखता हूँ इस चुनाव को। एक तो नेशनल लेवल पे बीजेपी अगर हार गया तो दाग लगेगा, ऑरा कम होगा, बीजेपी का बखत कम हो जाएगा। दूसरा, पटना का बांकीपुर चुनाव, और तीसरा, बिहार की राजनीति में एक जो संदेश जाएगा इसके ज़रिए, क्योंकि सरकार को 4.5 साल अभी और चलना है। बिल्कुल, ये सवाल पर बाद में आऊँगा कि ये सरकार 4.5 साल तक किसी परिस्थिति में जाएगी, या कोई नई परिस्थितियाँ भी बन सकती, क्योंकि जेडीयू नीतीश के एब्सेंस में बहुत फ्रेजिल होने जा रहा है। तो पहले ये 3 लेयर पे बात कर लेते हैं। अब हम लोग इंटरव्यू तो इसका मैसेज तो बिल्कुल ही जाएगा, जो आपने कहा ना, राष्ट्रीय स्तर पर भी मैसेज जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हार जाएंगे तो उनकी एक मोरल अथॉरिटी थोड़ी कमजोर होगी कि आप अपनी सीट पर चुनाव हार गए, फिर वो जब जाएंगे दूसरे राज्यों में, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करने, तो उनकी एक मोरल अथॉरिटी वो कम रहेगी, उनका अपना भी मनोबल कम हुआ रहेगा कि हमारी अपनी सीट पर बाई इलेक्शन हुआ, हम चुनाव हार गए, वहां नहीं जिता सके बीजेपी को, तो ये मोरल अथॉरिटी कम होगी। पार्टी के वर्कर्स का जहां भी जाएंगे उनका भरोसा थोड़ा कम रहेगा कि अरे अपनी सीट तो जिता ही नहीं पाए, तो आप कहां आकर के यहाँ उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में वोट मांग रहे हैं, बांकीपुर जितवाते। तो एक ये मैसेज जाएगा बीजेपी के लिए। पर्सनली नितिन नवीन के लिए ये थोड़ा डैमेजिंग होगा, और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो बीजेपी के लिए भी होगा। बिहार की राजनीति में भी एक एक मैसेज जाएगा कि जेडीयू, नीतीश कुमार के बाद एनडीए कमजोर हुआ है, नीतीश कुमार के बाद सामाजिक समीकरण बिगड़े हैं, बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी आप उस सोशल इक्वेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। एक मैसेज जाएगा कि अगर फॉरवर्ड आता है तो फॉरवर्ड छोड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी एक धारणा बन रही है ना कि वो भी पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति की ही राजनीति कर रही है, उसी की पार्टी बन रही है, तो फॉरवर्ड छोड़ सकता है। तो बिहार की राजनीति के लिए भी ये इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो ये निश्चित रूप से आपने जो तीनों लेयर कहे, उस तीनों लेयर पर इस चुनाव का असर होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा उस पर। एक आखिरी सवाल, ये सरकार बीच में ऐसी भी खबरें थी कि जेडीयू के कुछ लोगों ने बातचीत की आरजेडी से, और आरजेडी और उसकी जो अलाइड पार्टीज है उसके पास नंबर है, अगर कल की किसी सूरत में जेडीयू पूरी पार्टी अगर उनके साथ जाके मिलती है तो सरकार वहाँ बन सकती है, इतने नंबर हैं। ऐसी सूरत में क्या 4.5 साल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्मूथ सीमलेसली ये सरकार बीजेपी चला ले, या फिर आरजेडी में कहीं कोई दरार आप देखते हैं? जैसे फ़र्ज़ करिए बिहार में चर्चा इस बात की भी है कि ललन सिंह और संजय झा में कोई खटपट है, तनाव है, तलखी है, तो आज निकल को पार्टी के स्ट्रक्चर पे दिखेगा। देखिए, अब ये जो स्थिति है ना, ये इसमें हम बहुत फर्म होकर के और एकदम टू द पॉइंट जवाब दे रहे हैं, इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बीजेपी 4.5 साल तक सरकार चलाएगी, बीजेपी की सरकार को कोई खतरा नहीं होने जा रहा है, और जेडीयू उनके साथ रहेगी। अगर जेडीयू कभी भी कोई दूसरी लाइन लेने की कोशिश करेगी आरजेडी के साथ जाने की, तो जेडीयू टूट जाएगी और उसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर जाएगा। देखिए, बीजेपी अब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है बिहार में, उनकी अपनी सीटें प्लस चिराग पासवान की सीटें प्लस जीतन राम मांझी की सीटें प्लस उपेंद्र कुशवाहा की सीटें, ये 116-17 सीट बनती है, और 122 का बहुमत है। तो आपको लगता है कि 117 सीटें अगर होंगी, 116 सीटें बीजेपी के पास होंगी, अगर बाकी नहीं आ जाएगी, नहीं जुगाड़ कर पाए,
ये कोई भी कर लेगा, मतलब बीजेपी तो कर ही लेगी, जी। इसलिए सरकार को कोई खतरा नहीं है। हाँ। सरकार 4.5 साल आराम से चलेगी और जेडीयू इस तरह का जोखिम लेने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही इस तरह की जोखिम जेडीयू के नेता कोई भी लेंगे, ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे तो पार्टी टूट जाएगी। और दूसरा, आरजेडी ही बहुत वल्नरेबल है। देखिए, कांग्रेस के जो 5-6 एमएलए हैं, उसमें से 3 तो ऑलरेडी बीजेपी के संपर्क में, जिस समय बीजेपी चाहेगी उस समय ज्वाइन करा देगी। उन 3 लोगों ने राज्यसभा चुनाव में गैरहाजिर रह करके बीजेपी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की है। वो तीनों बीजेपी के संपर्क में है और आज चाहे बीजेपी तो उनको ज्वाइन करा ले, तो नंबर्स ऐसे चले गए। आरजेडी का जो संसदीय दल के नेता हैं अभय कुशवाहा, उन्होंने गुलदस्ता लेकर के गए और सम्राट चौधरी को जाकर के उन्होंने बधाई दी, स्वागत किया, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी समय चले जाएंगे उधर। तो संसदीय दल में प्रॉब्लम यह है कि वहाँ बाकी लोग जो हैं वो जाने को तैयार नहीं है। मीसा भारती, सुरेंद्र यादव और सुधाकर सिंह, ये जो 3 एमपी हैं, अभी उनकी बात नहीं तय हुई है, नहीं तो अभय कुशवाहा जो उनके नेता है वही तैयार है। तो आरजेडी ही वल्नरेबल है, और आरजेडी के 2 एमएलए और छोड़ दे तो तेजस्वी यादव का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा चला जाए। 1 एमएलए ऑलरेडी छोड़ चुके हैं उनके, फैसल रहमान ने राज्यसभा चुनाव में गैरहाजिर रह के बीजेपी की मदद की। तो वो इतना वल्नरेबल है अपोजिशन वहाँ कि वहाँ कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ बीजेपी की सरकार 4.5 साल बड़े आराम से चलेगी। थोड़ी बहुत खटपट अगर होनी होगी तो होती रहेगी, लेकिन वो स्मूथली सरकार चलेगी। बांकीपुर में अगर हारेगी बीजेपी, तब थोड़ा दबाव जरूर बाकी सहयोगी पार्टियां बीजेपी के ऊपर बनाएंगी, कुछ लेना चाहेंगी उससे, बीजेपी के ऊपर दबाव डालेंगी, और प्रदेश में इलेक्टोरली एक मैसेज थोड़ा जाएगा कि बीजेपी का कोर वोट टूट सकता है। कोर वोट में फॉरवर्ड का भी, वैश्य का भी। देखिए, रेखा गुप्ता वैश्य हैं, अगर उनको कुछ वैश्य का वोट मिलता है तो ये भी डैमेजिंग है, तो वैश्य का वोट टूट सकता है, या कोयरी कुर्मी का टूट सकता है। कोयरी कुर्मी का समीकरण ठीक नहीं है नीतीश कुमार के हटने के बाद, जेडीयू बीजेपी का इक्वेशन ठीक नहीं है। ये सारे मैसेज जाएंगे, लेकिन इन मैसेजेस को ठीक करने के लिए बीजेपी के पास बहुत समय रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद पवन जी। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.